आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। देश में जैसे जैसे कोरोना अपने पांव पसार रहा है वैसे वैसे प्रदेश में भी सियासी वायरस और वैक्सीन की चर्चा बढ़ गई है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान की, जिसमें उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वो भाजपा और संघ के लिए कोरोना वायरस है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से ज्यादा दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के वायरस का इलाज बीजेपी की वैक्सीन करेगी। आपको बता दें, तुलसी सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना बताते हुए कहा था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसलिए सिंह को चीन में ही जन्म लेना चाहिए था। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। खुद को करुणा साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता न करो। ने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने तो सुना आपने तुलसी सिलावट का बयान, दिग्विजय सिंह का पलटवार। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना से ज़्यादा नुकसान दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को पहुंचाया है। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह कोरोना वायरस हैं तो बीजेपी के पास वैक्सीन है कोरोना से निपटने को लेकर। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के बयान के बाद लगातार बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। दिग्विजय सिंह के खुद को बीजेपी आरएसएस के लिए उन्होंने कोरोना बताया और इसकी वैक्सीन को लेकर भी गृह मंत्री ने बात कही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेतन सिंह रहेंगे बीजेपी से। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। नमस्कार। और कांग्रेस से रहेंगे केदार सिरोही जी। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी केदार जी, कोरोना वायरस अपना असर दोबारा दिखाता नजर आ रहा है पूरे देश में। जिस तरह से कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना की जो एंट्री है राजनीति में भी पुरजोर तरीके से होती नजर आ रही है। तुलसी सिलावट का बयान, दिग्विजय सिंह का पलटवार, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर गृह मंत्री की, बयानबाजी का दौर चल पड़ा है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर। क्या कहेंगे इसे लेकर केदार जी? देखिए, भाजपा के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये सत्ता में होते हुए जो जनसेवा करनी चाहिए थी, जो इनका नैतिक धर्म है, जिसके लिए इन्होंने शपथ ली और जो इन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम आएंगे तो आपका, आपके लोगों का और इस प्रदेश के लोगों का हम विकास और भला करेंगे, जो जनता की आवश्यकता है, जो जनता की मांग है, उसको हम पूरा करेंगे। परंतु सबसे दुखद बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के 25,000 स्कूल में लाइट नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो चाक नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, कुछ बच्चे इधर उधर से पढ़ के मेहनत करके खड़े होते हैं अपने दम पे, तो उनके पेपर बिक रहे हैं। पेपर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, 100-100 200 रुपये में 10वीं 12वीं के पेपर बिक रहे हैं। जो नौकरियां हैं उनके पेपर बिक रहे हैं, व्यापम जैसे घोटाले हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश में आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आप इंदौर भोपाल के जो पीएचसी के सेंटर हैं,
जो स्टेट जो एग्जाम के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप वहाँ जाकर खड़ के देखिए, बात करिए उनके पास में, वहाँ बैठ के जरा चाय पीजिए, उनकी उनकी बातें सुनिए कि किस तरीके से वो 3-3, 4-4 साल से जो गरीब घर के बच्चे हैं वो अपने घर से सिर्फ पैसे बुला रहे हैं। उनके घर वाले पूछ रहे हैं कब आएगी आपका एग्जाम, कब सिलेक्शन होगा, उनको ही नहीं पता लग रहा है। डिप्रेशन में पूरा आज यूथ चला गया है मध्य प्रदेश में। इनको चिंता नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि इनने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। इन बातों का कोरोना वायरस से क्या लेना देना, जैसा जिस तरह से दिग्विजय सिंह बात कहते नजर आ रहे हैं केदार जी कि बीजेपी और आरएस के लिए वो कोरोना है, तो वैक्सीन की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर कहते नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास कोरोना की वैक्सीन है, तो इससे इन बातों का क्या तालमेल है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए घातक है। ये लोग आज मध्य प्रदेश का जो विकास है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ है रफ्तार उसकी? झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। एक तरफ ये बता रहे हैं कि हमारे इसकी जो ग्रोथ है वो 20% तक जा रही है, दूसरी तरफ हम लोग 3.5-4 लाख करोड़ का तो डायरेक्ट में कर्जा ले रखे हैं, 1-1.5 लाख करोड़ का जो दूसरी संस्था है उन पे कर्जा है। एक प्रदेश पर 5 लाख करोड़ करीब का कर्जा हो चुका है। उस अर्थव्यवस्था को, जिस अर्थव्यवस्था की ये वाहवाही करते हैं, ये कहते हैं कि हमने एक जो खराब प्रदेश था, जो उसको हम लोग आगे बीमारू प्रदेश था, उसको हमने बीमारू प्रदेश का नाम। अरे बीमारू प्रदेश को आगे इसका डिफाइन क्या? आज देखिए वेंटिलेटर पर अर्थव्यवस्था ला के रख दी है। मध्य प्रदेश में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है साहब, 2-2 महीने के लिए सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, सैलरी के लिए स्ट्राइक करना पड़ रहा है। यहाँ तक की कंडीशन आ गई है कि उधार लेना और फिर बांटना, घोषणाओं पे घोषणा हो रही। तो जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का जो ढांचा था, जो आर्थिक ढांचा था, जो सामाजिक ढांचा था, जो राजनीतिक ढांचा था, उस सबको भाजपा ने बर्बाद करने का काम किया। चलिए चेतन जी, क्या कहेंगे केदार जी की इन बातों को लेकर? बेरोजगारी की बात यहाँ पर हो रही है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसको नकारती यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश बदल नहीं रहा बल्कि ढांचा ध्वस्त होता दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश में, जिस तरह से हर एक बात को देखा जाए। तो क्या कहेंगे चेतन जी इस बात को लेकर? पहले तो आप ये तय कर लो कि आप बहस किस मुद्दे पे कराना चाह रहे हैं, कोरोना पे कराना चाह रहे हैं उस पर बयान, या मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था? नहीं, यही चीज मैंने केदार जी से पूछी। मेरे को ये समझ में नहीं आता आपके चैनल पर आप विषय कुछ देते हो, चर्चा किसी और पे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। यही चीज मैंने केदार जी से कही है, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो वही मैंने पूछा उनसे। मैं अगर आज आपसे कह दूं कि आज जो आरबीआई गवर्नर है वाई भी रेड्डी की पुस्तक के सारे वर्डन में आपके इस पे अभी चालू कर दूं, कैसा लगेगा आपको? वही मैं केदार जी से शुरुआत में मैंने उनको टोका है, बात दिग्विजय सिंह के बयान की है, बात सीएम के बयान की है। नहीं बैठते ना जी, हम इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चाहे जितने चैनल पर बैठे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कोई पूरी डिबेट की ही चेंज हो जाए। अरे भाई आप एंकरिंग कर रहे हैं, विषय आपका, मेरा विषय थोड़ी ना है जी। विषय हमने दिया है, वही मैं केदार जी से भी कह रहा हूँ। चेतन जी केदार जी से मैंने शुरुआत में यही टोका है कि दिग्विजय सिंह का बयान हम आरएसएस और बीजेपी के लिए कोरोना वायरस है, उसको लेकर उन्होंने, मैंने यही कहा कि क्या तालमेल है इन बातों का, तो वो बोल रहे हैं तालमेल है कि ध्वस्त हो गई यहाँ की अर्थव्यवस्था। आप उनकी निगाह से क्यों देखते हो? उनकी निगाह से नहीं, मैं उन्हें इसलिए टोक रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी की कार्य प्रणाली है और जिस प्रकार से उनके बोल वचन है, निश्चित रूप से ये पूरी कांग्रेस को डुबा करके मानेंगे। ये कांग्रेस को मध्य प्रदेश पे छोड़ने वाले नहीं है दिग्विजय सिंह जी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर इनको अतिरिक्त कृपा बरसाए और ये ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में जिस तरह से लगे उसी तरह से व्यस्त रहें, क्योंकि आधे से ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह जी ही पूरा करते हैं। पर्दे के पीछे के स्टार प्रचारक कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, भगवान इनको लंबी आयु दे। अब रही बात कोरोना को लेकर के, उसकी सारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, कोरोना के उन विपरीत परिस्थितियों में जो लोग आज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, तो इनको उठा करके जाइए किसी स्कूल में सरकारी, और सरकारी स्कूल में तो राजधानी का हूँ, राजधानी का ही कहूंगा कि सरकार के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। ये वही सरकारी स्कूल है जो कांग्रेस की नीति जब सरकार हुआ करती थी तब इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था, क्या लिखाया जाता है, ये सर्वविदित है, ये किसी से छिपा नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमी पे हिंदुस्तान का इतिहास छोड़ करके बाबर आजम के जमाने की पढ़ाई कराई जाती थी, वो सरकार के बैठे हुए चंद लोग बचे हुए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। रही बात हमारे समय में महंगाई बहुत बड़ी है, हमारे समय में खजाना नहीं है,
तो ये आपसे किसने कह दिया कि मध्य प्रदेश में खजाना नहीं है, मध्य प्रदेश में पैसा नहीं है? मध्य प्रदेश में चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुद्ध पेयजल युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में चारों ओर रोड के काम चल रहे हैं, चारों ओर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, चारों ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी जाकर के देख लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास किस तरह से 6-6, 7-7, 8-8 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। ये वो सरकार नहीं है जो कागजों पे काम करती थी, सारा पैसा जेब में जाता था, कमीशन खुद खा जाते थे। ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है। ये वो सरकार है जो गरीब की जरूरत को समझती है, उसको पूरा करती है। ये वो सरकार है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार ने अभी कर्ज लिया है, लेकिन कर्ज लेकर के कोई हम उसको भ्रष्टाचार में लगाने वाले नहीं। उस कर्ज से मध्य प्रदेश की गरीब जनता का जन कल्याण करने वाले, उस कर्ज से हमारी मध्य प्रदेश की बिटियाओं को अगर कहीं फंड की कमी आएगी फिर से लेंगे कर्ज, लेकिन उन बिटियाओं को जो हमको 1,000 रुपया देना, उन बहनों को जो 1,000 रुपया हमको देना है, उन बहनों से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हम उन बहनों के सेवा के लिए, उन भाइयों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है जिनके घर का एक बुखार आने पे पूरे घर का बजट बिगड़ जाता था। चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की स्वेच्छानुदान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की नीतिगत मामला हो, चाहे भारत सरकार की आयुष्मान योजना का मामला, हर स्तर पर हमारी सरकारें गरीबों के साथ खड़ी है, संकल्पबद्ध होकर के खड़ी। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उस एकाध मानव है जिसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुआ करते थे, जो कहते थे कि सचमुच की आजादी तब मिलती है जब आदमी आर्थिक रूप से आजाद होता है, सचमुच की आजादी तब मिलती है जब अंतिम व्यक्ति का भी जन कल्याण होता था। हमारी सरकार उस मुद्दे पर चल करके अंतिम व्यक्ति के जन कल्याण करने में लग रही है। हमारी सरकार 2 वक्त की रोटी के बिना कोई भूखा नहीं सो, इस विषय पर काम करे। हमारी सरकार यही सारे सवाल तो केदार जी कर रहे थे चेतन जी, यही सारे सवाल तो केदार जी कर रहे थे, जो उपलब्धि है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो वो कोरोना और उससे तालमेल को लेकर। आपने मेरे से पूछा कि केदार जी ये बोल रहे हैं, आप उसको बता दीजिए। वही तो मैंने कहा ना कि कोरोना के लेकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है चेतन जी, केदार जी उसको वहां पर ले जाते हैं, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि इन बातों का उससे तालमेल क्या, तो आपने उपलब्धि बताई, तो कहीं ना कहीं तालमेल निकल कर सामने आ रहा है। शुरू में रोको ना जी। अभी मान लो नक्सलाइट की समस्या पे अभी किसी चैनल पे वही मैंने रोका था, वही मैंने पूछा था। चलिए करेंगे तो कैसे होगा। चलिए केदार जी क्या कहेंगे जिस तरह से वैक्सीन की बात नरोत्तम मिश्रा यहां पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के पास कांग्रेस की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन है और उनका इलाज भी जो है इस तरह से होगा यहां पर दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले बयानबाजी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, हालांकि ये पहला बयान नहीं है दिग्विजय सिंह का जब इसको लेकर पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लिए हाँ वो वायरस हैं, क्योंकि जिस तरह से तुलसी सिलावट ने बयान दिया था उस पर पलटवार यहां पर दिग्विजय सिंह करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है हानिकारक तो दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, अगर दिग्विजय सिंह जी हानिकारक है तो इनको खुश होना चाहिए, इनको चिंता किस बात की है। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा का जो झूठ का रथ है, जो जनता तक जाता है, गुमराह करने वाला जो इनका बुलेट ट्रेन जाता है, और जिस ट्रक में ये अफवाह लेकर चलते हैं, उनको रोकने वाले मध्य प्रदेश में अगर कोई लीडर है तो वो दिग्विजय सिंह जी है, जिनका एक पैरेलल गांव तक उनका व्यक्ति जान पहचान का है, वो नाम जानते हैं और संगठनात्मक रूप से वो बहुत मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के नेता कई बार कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी के पास में संगठनात्मक क्षमताएं अपार है और उनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। अब जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी सक्रिय मध्य प्रदेश में है, वो बूथ मंडल सेक्टर के जो अपने पदाधिकारी है उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके साथ सेशन ले रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वो फील्ड में लगे हैं। उनका एक का फील्ड में लगे होना पूरी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। इसलिए पूरी भाजपा कभी भी आप देखिए हर समय दिग्विजय सिंह जी को टारगेट करने में लगी रहती है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देती है, उनको बदनाम करने की कोशिश करती है, उनको हमेशा छेड़ने की कोशिश करती है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। ये कौन से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये याद करें जरा। इनको पता है कि जब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, वाजपेयी जी थे, तो उस समय मध्य प्रदेश का जो हिस्सा बनता था केंद्र से वो नहीं दिया गया, 2 साल 1.5 साल तक रोका गया। उस समय ये लोग नहीं बोल पाए। सवाल ये उठता है कि आज मध्य प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इसीलिए आज मध्य प्रदेश में
कितने इनके बाहर के लीडर आ रहे हैं, इनके यहाँ नाराज, महाराज, शिवराज और अभी अलग अलग तरह के ग्रुप बन गए हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। एका नहीं है भाजपा में, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं, केदार जी, ये सवाल उठता है तो सवाल जाहिर से बात है निकलकर भी सामने आता है कांग्रेस के लिए। जिस तरह से एकता की बात बीजेपी को लेकर आप यहाँ कहते हैं, राजस्थान का बड़ा उदाहरण अक्सर सामने आता है। क्या कहेंगे पायलट और सचिन उनको लेकर, गहलोत को लेकर जिस तरह से बात निकल कर, लेकिन वो उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता। और बदनाम जिस तरह से दिग्विजय सिंह को करने की कोशिश की जाती है, आप बार बार कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह को छेड़ा जाता है कि विपक्ष में है आप, इन चीजों को सामने रखिए। हालांकि मानहानि की बात भी कई बार दिग्विजय सिंह को लेकर सामने आ चुकी है। केदार जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी कहते हैं वो विद प्रूफ कहते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों के यहाँ जो है वो तीसरा दल नहीं चलाता है। भाजपा में अनुसांगिक संगठन आरएसएस, जो इनका जो मेन संगठन है, उसके हाथ में कमान है। जो कुछ निर्णय लेना होता है वो उनके यहाँ लेते हैं। इनके यहाँ रात में लीडर बन जाता है, सुबह लीडर हट जाता है। किसी भी लीडर का अस्तित्व जो होता है वो संघ के जो प्रचारक होते हैं उनके हाथ में होता है, बटन स्विच की तरह होता है। कभी भी किसी को उठा देते हैं, कभी भी किसी को रख देते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लीडरशिप है वो संघर्ष की लीडरशिप है, अपने स्वतंत्र विचारों की लीडरशिप है, अपनी बात को वो रखते हैं और सबको रखने का अधिकार। इनकी तरह ऐसा नहीं है कि नाराज, महाराज, शिवराज मुख्यमंत्री के लिए 25 जन, इनके यहाँ कौन कौन दौड़ नहीं लगा रहे हैं, कितने लोगों ने कपड़े सिलवा लिए। मैं एक नेता का नाम बता रहा हूँ, उनने तो मोदी जी स्टाइल के कपड़े, साल ऊल लेके फोटोग्राफी की है कमल पटेल ने, नरोत्तम मिश्रा ने की है। भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी बताया जा चुका। चेतन जी क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? दिग्विजय सिंह को बदनाम किया जाता है, दिग्विजय सिंह को रोज छेड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देकर बात करते हैं, दिग्विजय सिंह के पास तथ्य होते हैं इसलिए वो बात तथ्य के साथ करते नजर आते हैं। क्या कहेंगे चेतन जी? देखिए, हम तो चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी सदैव कुछ ना कुछ बोलते रहें। भारतीय जनता पार्टी छेड़ती नहीं है। अगर इनको लगता है कांग्रेस के नेताओं को छेड़ती तो छेड़ा किसको जाता है? जो चिढ़ता हो। क्या दिग्विजय सिंह जी चिढ़ते हैं क्या? इस तरह आपको लगता है? अरे दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश के एक राजनेता भाई, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये अलग बात है कि वर्तमान दिग्विजय सिंह जी जो बात कहते हैं, अगर वो नहीं कहे तो चुनाव अधूरा हो जाता, वो नहीं कहे तो कई बार हमको संकट सा नजर आता है। इससे दिग्विजय सिंह जी को छेड़ लेना और उस पर रिएक्शन देना दिग्विजय सिंह का, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब राजनीति होती तो राजनीति की तरह से होगी ना भैया। अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी पार्टी का उनको स्टार प्रचारक घोषित करिए। अगर आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे हैं तो आदरणीय कमलनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री घोषित किया, इनको प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दीजिए। अगर संगठन की अकूत क्षमता है, और निश्चित रूप से इस बात का हम समर्थन करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिलियत है। उनको अब कांग्रेस पार्टी को पद देना चाहिए। क्यों नहीं देती कांग्रेस पार्टी? देना चाहिए भाई। जब राजनीति में है तो भारतीय जनता पार्टी पूछे कि क्यों नहीं दे रहे। इतने काबिल नेता को अगर आप पद नहीं दोगे तो किसको दोगे? तो भारतीय जनता पार्टी तो अच्छाई के लिए कहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई बुराई थोड़ी ना करती है। और हम तो हमेशा कहते हैं कमर भाई कि ईश्वर इनको खूब अच्छी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। अब इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है तो आप बताइए। वो अलग बात है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कभी कभी यदा कदा इस प्रकार के बयान देते हैं जो तो न तो देश से मेल खाता है न देश की जनता से मेल खाता है। तो जब आप बेपर्दे वाली बात करोगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब आप कह रहे हो हमने तो नहीं कहा ना, आरोप नहीं लगा ना। आप खुद कह रहे हो कि मैं संघ और भाजपा के लिए कोरोना वैक्सीन हूँ। तो संघ और भाजपा की कोरोना वैक्सीन कहाँ से आई है ये सबको पता है। और ये कोरोना कहाँ से आया है तो ये चाइना से चल के आया। तो जो चाइना से चल के आओगे तो हम इलाज कर देंगे, हम वैक्सीन दे देंगे, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजों के अपने अपने मतलब हैं। अब इनके नेता तो कहते हैं कि देश का संविधान बिका हुआ, देश की अदालतें बिकी हैं। अब इनके नेता अगर इस तरह से बात करेंगे तो फिर हम इनके बारे में यही कहेंगे कि नेता है इटली से नारे ले लो, पाकिस्तान से वोटें ले लो, बांग्लादेश से वसूली कर लो, 2 बच्चों वाले से खर्च कर दो, 14 वालों पे। हिंदुस्तान की कथा इतनी तो बची है आपके पास। यही अगर चेतन जी माना जाए कि दिग्विजय सिंह बयान के सहारे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को समझना बड़ा मुश्किल काम है कमर भाई। जहाँ तक हमको लगता है तो दिग्विजय सिंह जी बहुत अपार क्षमता के व्यक्तित्व के धनी है। अब उनकी कहाँ पे तीर, कहाँ पे निगाहें, कहाँ पे निशान है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन सच कहता हूँ कि कई बार उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिग्विजय सिंह जी आखिर चाहते क्या है।
लेकिन जो भी हो, दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वे सदैव जिस प्रकार के कामों में लगे हैं पूरी ताकत के साथ लगे हैं, सारे प्रदेश का दौरा करें और जिस प्रकार से वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं वो उस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत रखें। मैं तो कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से मेरे प्रधानमंत्री के बारे में भी तारीफ नहीं सुनता। मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जन जन के गरीबों के नेता हैं, मसीहा हैं, लोग मानते हैं, कहते हैं, उसके बाद भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो जो काम अच्छे हैं उसकी तारीफ करना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी को लेकर के हमारी उनकी शुभकामना है कि वे बहुत अच्छे से रहें, लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। जी केदार जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह जब भी कोई बात रखते हैं तथ्य उनके पास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर, कुछ बयानों को लेकर मानहानि की बात भी सामने आई, इसको लेकर मामले भी दर्ज होते दिखाई दिए। अगर जब मामले दर्ज होते हैं, बयानों के बाद मानहानि की बात सामने आती है, तो तथ्य सामने क्यों नहीं आ पाते? देखिए, अभी ने साहब ने पूरा सही बताया कि दिग्विजय सिंह जी की क्षमताओं पर ये इनको पूरा विश्वास है, सम्मानीय नेता है और वो जो करते हैं वो सही करते हैं जी। जब पूरी डिबेट का ये जो हल निकला है उसमें ये निकला है कि इन्होंने खुद ने माना है कि दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं, जो वो सोचते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं और वो परिपक्व नेता है। उनके ऊपर कोई सवाल या प्रश्न नहीं उठना चाहिए जी। सवाल फिर वही उठकर आता है कि दिग्विजय सिंह जी के लिए ये बात करते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। वो राज्यसभा, सामान्य राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रदेश में उनका अपना एक कद है, उनके अपने हमारे पार्टी के जो लोग हैं उनको बहुत मानते हैं, वो हमारे हर एक छोटे वर्कर के लिए हर जगह खड़े रहते हैं। सवाल ये है, ये हमारे यहाँ कौन अध्यक्ष हो, क्या हो, उसको छोड़ के ये बताएं कि वो जो 7 लोगों ने कपड़े नए सिलवाए हैं, जो छोटे हो रहे हैं आजकल, महंगे कपड़े सिलवाए थे, फोटो सेशन भी कराए, उनको कब मुख्यमंत्री बना रहे? सवाल यहाँ पर आ रहा है। इनके यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी दिन भर उछल कूद करते हैं बेचारे, कभी इधर कभी उधर, तो उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? भाई देखो, आपका अनुसांगिक संगठन है, आप लोग अंत्योदय की बात करते हो, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करते हो, तमाम तरह की बड़ी बड़ी जो बातें हो सकती है लुभाने वाली, वो सब करते हो, तो फिर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? गोपाल भार्गव जी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? प्रहलाद पटेल जी के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? ये जो लोग हैं जो पंक्ति में लगे हुए हैं और ये खुद कह रहे हैं अभी लेकिन केदार जी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, रीति नीति होती है, किस नेता को क्या देना है, किस नेता को क्या जिम्मेदारी देनी है, पार्टी का अपना एक संगठन का नेतृत्व होता है। यही मैं इनसे कह रहा हूँ, ये हमारे दिग्विजय सिंह जी के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने इनको ये कहा। अच्छा, ये बताया अभी अजय बिश्नोई जी का जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर बयान आया जी, इनके खुद के दल के व्यक्ति ने कहा है, तो इसका मतलब आप क्या लगा रहे हैं? इनके यहाँ क्या स्थितियां हैं? इतनी गंभीर स्थितियां बन गई है मध्य प्रदेश में, जो अव्यवस्था हुई है उसके कारण आप गांव में जाइए, आप इनके लोगों का फीडबैक देखिए। आपके ही पेपर छाप रहे हैं कि ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। ये नारे तो भले ही 230 की जगह 330 का दे दे 2026 का आंकड़ा निकाल के, ये कुछ भी कर सकते हैं। सवाल हमारा वही है कि आज जो मध्य प्रदेश है उसको बचाने की जरूरत है। चलिए, आज मध्य प्रदेश तो बचाइए ना, विपक्ष की भूमिका निभाइए ना, विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा हो रहा? चलिए, चेतन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, वक्त कम है। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर, जिस तरह से सियासी रंग चढ़ता दिखाई देता है? और एक और बयान की अगर बात की जाए, महाकाल से उन्होंने विनती की है, महाकाल कांग्रेस में सिंधिया जैसा कोई दोबारा पैदा ना हो, तो इसको लेकर क्या कहेंगे चेतन जी? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस सारी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी को संघनिष्ठ विचारधारा को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहिए कि वो पार्टी के वो नेता हैं जो कभी प्रभु श्री राम के वजूद को स्वीकार नहीं करते। तो मध्य प्रदेश तो छोड़िए, देश की सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते फिरते थे कि प्रभु राम आए हैं, इसका वजूद नहीं है। शर्म करो, बोलने से पहले कुछ तो शर्म करो। और आज यही लोग है हर चीज में प्रभु राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय कमलनाथ जी, ये बोलते हुए माला फेर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका आचरण बोल रहा है। कम से कम कांग्रेस जो कहती है वो करके रखे, और जो नहीं कर सकती तो उसको कहने का सामर्थ्य नहीं जुटाना चाहिए। रही बात जो दिग्विजय सिंह जी ने महाकाल जी से